Hi friends, welcome back to EduTap. In this session, we are going to discuss some important MCQs on accountancy for upcoming UPSC EPFO examination. So फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. So friends, in the EPFO EO AO 2021 examination, 116 selections were from EduTap and we are again ready for the upcoming APFC and EO AO examination. And are you guys ready for the same? Do let me know in the comment section. Before starting, let's quickly take a look at the homework question. तो बहुत ही easy question था. Following is the example of the internal user of the financial statements. तो इन सब में से आपके जो employees है, they are the internal users. बाकी सभी आपके external users है. तो I hope आपने आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट दिया होगा. Option number D is going to be the correct answer. So let's start with the first question, and this question is if a sales return of rupees 1500 has been wrongly posted to the credit of the purchase returns account but has been correctly entered in the trade receivables account, the total of the trial balance is going to be affected by how much and on what side, debit or credit. So let's try to understand this thing कि यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैंने कुछ सेल्स किया था मिस्टर ए को, अब वो सामान वापस आ रहा है मेरे पास, दिस इज अ सेल्स रिटर्न. सो मैं इसे कैसे रिकॉर्ड करूंगा? मैं जो सामान वापस आ रहा है उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा, सेल्स रिटर्न को डेबिट करूंगा 1500 से और क्रेडिट कर दूंगा मिस्टर ए को 1500 से. तो ऐसी एंट्री मुझे करनी चाहिए थी. अब ये एंट्री को मेरे को लेजर में लेकर जाना था, सेल रिटर्न अकाउंट में लेकर जाना था, बट अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मैं इसे परचेज रिटर्न में ले गया. परचेज रिटर्न के मैंने इसको क्रेडिट साइड पे दिखा दिया. मेरे को सेल रिटर्न के डेबिट साइड पे दिखाना था, मैंने परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड पे दिखा दिया. मिस्टर ए का जो अकाउंट है उसमें मैंने बिल्कुल सही पोस्टिंग यहाँ पे कर दी है. तो बताइए कि ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल ट्रायल बैलेंस आपका इफेक्ट यहाँ पे होगा. देखो ट्रायल बैलेंस में आपका यहाँ पे आना चाहिए था सेल रिटर्न डेबिट साइड पे आना चाहिए था 1500 का, बट अब ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न शो कर रहे क्रेडिट साइड पे रुपीज 1500 का. ओके, तो 1500 डेबिट की बजाय 1500 क्रेडिट शो कर रहा है. तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरा ट्रायल बैलेंस जो है ना वो यहाँ पे डेबिट कम शो कर रहा है, क्रेडिट ज्यादा शो कर रहा है. क्रेडिट कितने से ज्यादा शो कर रहा है? देखो 1500 का डेबिट था, 1500 का क्रेडिट शो कर रहा है. तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि मेरा यहाँ पे 3000 का जो क्रेडिट है वो मेरे को ज्यादा देखने को मिल रहा है. 3000 का क्रेडिट जो है वो मुझे ज्यादा देखने को मिल रहा है. तो अगर मैं अपना ट्रायल बैलेंस बनाऊं, लेट्स सपोज इन्हीं दो ट्रांजेक्शन से ट्रायल बैलेंस बना लेता हूं. तो ट्रायल बैलेंस में मेरे पास एक डेबिट कॉलम आ गया और एक क्रेडिट कॉलम आ गया. ओके, तो क्रेडिट कॉलम में मैं यहाँ पे क्या डालूंगा? क्रेडिट कॉलम में मैं यहाँ पे ए का बैलेंस डालूंगा, कितना? 1500 डालूंगा. सेल रिटर्न आना चाहिए था कितना? 1500 का. 1500 का आता तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता, बट ये सेल रिटर्न यहाँ पे आ नहीं रहा है. यहाँ पे परचेज रिटर्न आ रहा है, कितने का शो कर रहा है परचेज रिटर्न? ये शो कर रहा है 1500 का. ओके, तो यहाँ पे 3000 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है. तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल है वो यहाँ पे ज्यादा शो कर रहा है. कितने से शो कर रहा है? डेबिट साइड से 3000 ज्यादा शो कर रहा है ये बैलेंस मेरा. डेबिट साइड 0 शो कर रहा है और क्रेडिट साइड मेरा 3000 शो कर रहा है. तो ट्रायल बैलेंस वुड शो द क्रेडिट साइड टू बी रुपीज 3000 मोर देन द डेबिट साइड. दिस इज हाउ द ट्रायल बैलेंस इज गोइंग टू शो. हालांकि और आइटम्स भी होंगी, बट अल्टीमेटली इस एरर का जो इफेक्ट है वो आपको इसी तरीके से शो करने वाला है. और आई होप आपको करेक्ट आंसर पता चल गया. Option number B is going to be the correct answer for this particular question. Coming to the next one, the profit of Messer ABC, a partnership firm, before charging managerial commission is 44,000. The managerial commission is charged at 10% on the profit. After charging such commission, the amount of managerial commission will be. Okay, so let's suppose कि मेरे पास यहाँ पे मेरे जो profits हैं आफ्टर चार्जिंग मैनेजरियल कमीशन, लेट्स इनको एज्यूम कर लेते हैं. क्या एज्यूम कर लेते हैं? उनको एज्यूम कर लेते हैं रुपीस एक्स. ओके, तो 44,000 मेरे पास अभी प्रॉफिट है, इसमें मैनेजरियल कमीशन घटा हुआ नहीं है. मैंने एज्यूम किया कि घटाने के बाद एक्स प्रॉफिट्स मेरे पास बचते हैं. तो मैनेजर की कमीशन क्या बताइए? इट इज 10% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो मैनेजर की कमीशन कितनी हो जाएगी? 0.1x हो जाएगी. 10% ऑफ एक्स यहाँ पे हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे 44,000 जो प्रॉफिट्स है उसमें से मैनेजर की कमीशन 0.1x घटाने के बाद मेरे पास प्रॉफिट्स आफ्टर कमीशन बचेंगे x. ओके, 44,000 इज इक्वल टू 1.1x और x मेरे पास यहाँ पे निकल कर आएगा 40,000 का.
तो अगर मैं बात करूं मेरे पास जो प्रॉफिट्स है आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितने आने चाहिए, सो हम आसानी से कंप्यूट कर सकते थे कि 40,000 ये मेरे पास आने चाहिए। आप इसे लॉजिकली देखेंगे, ऑप्शंस को डायरेक्टली देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। 40,000 का 10% 4,000 बनेगा और अल्टीमेटली ये टोटल 44,000 बन जाएगा। ऑप्शंस पे भी आप नजर लगा के इसे टिक कर सकते थे। सो आई होप आपको समझ में आया। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी हाउ मच। हाँ, करेक्ट आंसर हमें, सॉरी यहाँ पे मैनेजरियल कमीशन पूछा हुआ है, तो मैनेजरियल कमीशन तो हमारे पास कितना आ रहा था, 4,000 का आ रहा था, तो 4,000 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस आर रिकॉर्डेड एज पर विच कंसेप्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारा जो बिजनेस का ओनर है और हमारा जो बिजनेस है ये दोनों सेपरेट चीजें हैं, दे आर बोथ सेपरेट थिंग्स, ओके। और इनकी ट्रांजेक्शंस को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस के अंदर, कैपिटल अकाउंट में शो किया जाता है ओनर के। तो दिस इज डन एज पर द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट व्हिच स्टेट्स कि ये दोनों सेपरेट एंटिटीज होती है। तो एक बहुत ही इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एन एसेट। तो आई होप आप एसेट समझते हैं। एसेट वो चीजें हैं जो कि आपके हक है, आपके कंट्रोल में है, विच आर गोइंग टू गिव यू बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। ऑप्शन है सैलरी पेड टू मैनेजर, क्या ये एसेट है? नहीं, ये आपका एक्सपेंस है। अकाउंट पेबल, ये आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, ये आपकी लायबिलिटी है। सेल्स, सेल्स आपकी इनकम है, आपकी रेवेन्यू है, आपकी एसेट नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल, आपके ये डेटर्स है जिनसे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, पैसे मिलेंगे, आपके पास हक है इनसे पैसे लेने का फ्यूचर में, ओके। तो दे आर गोइंग टू बी योर एसेट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर है ये सारी चीजें क्या क्या है। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज पर्टेन टू। ओके, तो लेट्स सपोज मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि मैं उसकी बैलेंस शीट और मैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट यहां पे तैयार कर रहा हूं। और इसमें मेरे पास कुछ एसेट्स, कुछ लायबिलिटीज, कुछ प्रॉफिट्स यहां पे शो कर रहे हैं। और ये जो मेरे पास पोजीशन निकल कर आ रही है, ये किसकी आ रही है? क्या ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की आ रही है? क्या मेरे पूरे देश की इकोनॉमी की आ रही है? क्या मेरी इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी यानी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की आ रही है, या फिर किसी की भी नहीं आ रही? Sir, the picture which is being shown, the information which is being provided in the financial statements, they pertain to the individual business entity, that is Gada Electronics in this case. So correct answer very easily is going to be option number C, individual business entity. And my dear friends, if you are enjoying the today's session, you are learning some new things, don't forget to subscribe our YouTube channel as well. Now next is a very easy question. Which of the following is not a transaction? Options are, goods are purchased on cash basis for rupees 1,000, salaries are paid for the month of May 2010, land is purchased for rupees 10 lakhs, and employee is dismissed from the job. So if we talk about it from the accounting perspective, okay, accounting perspective के अंदर अगर मुझे डिस्कस करना है, बात करनी है, तो आपने गुड्स को परचेज किया, सैलरी पे किया, लैंड परचेज किया, दे आर ऑल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। बट एम्प्लॉय को जो डिसमिस किया, दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम द अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, और आप इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो एक बहुत इजी क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। एंड आई होप आपको जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है वो भी याद है। इट सेज कि आप उन्हीं चीजों को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट। ऑप्शंस आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स, लायबिलिटीज इन कैपिटल ऑफ द बिजनेस एंटिटी, यस दिस इज एन ऑब्जेक्टिव। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस, दिस इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव। Providing information about the performance of the business entity, this would also be an objective. Providing details about the personal assets and liabilities of the owner. तो हमारा जो बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहती है, हमारी जो अकाउंटिंग हम करते हैं, इट इज ऑल डन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड नॉट द ओनर। तो पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज आपको बैलेंस शीट में, आपके अकाउंट्स में देखने को नहीं मिलेंगे। सो पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल प्रोवाइड करना इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सो करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी इजी। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी।
Next question is, under straight line method, depreciation is calculated on. Options are written down value, scrap value, original cost, or none of the above. So time and again we have discussed the two popular methods of charging depreciation, straight line method and written down value method. तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आप जो एसेट आपने परचेज किया, लेट्स सपोज आपने 1,10,000 का परचेज किया और उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 है और आप उसे 10 इयर्स के लिए यूज करने वाले हो. सो एवरी ईयर यू आर गोइंग टू charge rupees 10,000 as the depreciation. Okay, so this depreciation is calculated on the original cost of the asset. Okay, scrap value may be nil, but this original cost is always going to be there. This original cost is ultimately going to determine the amount of depreciation you are going to charge every year. तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, इट इज ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट. और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर आपका जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, इट इज ऑन दी रिटर्न डाउन वैल्यू. जो आपकी बुक वैल्यू आ रही होती है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. So correct answer for this question is going to be option number C. Coming to the next question, all expenses in dash accounts appearing in the trial balance are transferred either to the trading account or profit and loss account. Okay, options हैं capital, income, asset और liability. तो my dear friends, हमारे जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर अकाउंट्स आ रहे होते हैं, वट एवर अकाउंट्स आर अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, इसके अंदर आपके सभी लेजर अकाउंट्स आ जाते हैं. आपके एसेट्स के अकाउंट भी आते हैं, आपके लायबिलिटीज के भी आते हैं, आपके एक्सपेंसेस के भी आते हैं, आपके इनकम के भी आते हैं, आपका कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे आता है. सभी अकाउंट्स आपके आ जाते हैं और यहाँ पे आपका जो टोटल है डेबिट और क्रेडिट का दोनों का बराबर आ जाता है. And ultimately this trial balance is used to prepare your balance sheet and your profit and loss account. तो जो भी आपके एसेट्स हैं, आपकी कैपिटल है, आपकी लायबिलिटीज है, दे आर शोन इन द बैलेंस शीट. और आपके P&L में आपके जो भी इनकम्स हैं, आपके जो भी एक्सपेंसेस है, वो यहाँ पे शो कर दिए जाते हैं. So all expenses and all the income accounts which are appearing in the trial balance, they are transferred to the trading account or to the profit and loss account. So correct answer I hope आपको पता चल चुका है. The correct answer is going to be option number B for this question. Chaliye, it's time for a homework question. Which of the following errors will affect the trial balance? इनमें से कौन सा error trial balance को affect करेगा? Repairs to the building wrongly debited to building account. Total of purchase journal cast short by rupees 1,000. Freight paid on new machinery debited to freight account or none of the above. सो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऐसा एरर है जिससे ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट जो है वो बराबर नहीं आएगा. आपका डेबिट या फिर क्रेडिट साइड दोनों में से कोई साइड ज्यादा हो जाएगा और ट्रायल बैलेंस यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा. सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट सेक्शन में. इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का और आई होप आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जरूर देने वाले हैं. एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन को, तो वी हैव मल्टीपल कोर्सेज फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड द एम इज योर सक्सेस ओनली. तो यू कैन चेक आउट ऑल दीज कोर्सेज एंड इफ यू वांट एनी मोर डिटेल्स यू कैन रीच अस, यू कैन कॉल अस और यू कैन मेल अस एट hello@edutab.co.in. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.